अनुश्री जी, आप क्लास का देख लेना ना, जैसे भी हो आप बंद कर देना रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अवधारणम नमो लोय सवसाहणम एसो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणाश्रम मंगलानम च सर्वेसिन परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
लास्ट क्लास में हमने बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, ये चार द्वार देखे थे। तो उसमें हमने चार्ट के माध्यम से देखा था, प्लस यहाँ भी वही चीजें हैं। एक बार हम फिर से वो देखें, या इसमें क्लियर हो गया था सबका? देख ले, किसी के कोई हम लोग ने डाउट्स हैं? नहीं किया लास्ट क्लास लास्ट क्लास में बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता ये द्वार करवा दिए हैं। हम नहीं किया हमने। ठीक है, रिकॉर्डिंग आ गई है क्लास में, ऐसी कोई बात नहीं, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ गई है, क्लास में ये टॉपिक्स हो चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, जनरल वही है जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। फर्स्ट, हाँ। सेकंड, 4 से 6 और 7वें गुणस्थान के एक संकेतन भाग तक जो काल होता है जिसमें आयुष्य का बंध संभव है, इस हम्म। काल में जीव अगर आयुष्य का बंध करे तो 8 कर्मों का बंध कर रहा है मूल कर्म की अपेक्षा, और नहीं करे तब 7 कर्मों का बंध कर रहा है। तीसरे गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता, जीव काल भी नहीं करता, ना तो आयु पूर्ण होती है ना आयु का बंध होता है। तो तीसरे गुण स्थान में हम ओनली एंड ओनली 7 कर्मों का बंध कोई भी जीव करता है। इसे आठवें खाली नवे यही छठे श्रेणी के गुणस्थान गुण में, स्थान है। खाली छठे गुणस्थान के एक आवली का शेष रहने पर उद्दीर्णा नहीं होती ना। अभी एक बार हम बात करते हैं, बंध से चलते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। देखते जाते हैं आगे, ठीक है, जैसे जैसे भी होगा एक बार आगे बढ़ते जाते हैं, देखते रहेंगे, फिर वो आगे जो नेक्स्ट चीज है वो आ जाएगी। थर्ड है, थर्ड गुण स्थान, उसके बाद श्रेणी के गुण स्थानों में भी आयुष का बंध नहीं होता, क्योंकि आयु बंध का अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि 7वें गुण स्थान का जो एक संकेतन भाग है वहां पर ऑप्शन 7 और 8 के हैं, और जो रिमेनिंग काल है यहाँ पर आया नहीं है या रह गया है या जो भी बात रही हो, पर 7वें गुण स्थान, ये अंडरस्टूड है कि 7वें गुण स्थान का जो रिमेनिंग काल होगा एक संकेतन भाग के बाद का, वहां कंपलसरी 7 कर्मों का ही बंध होगा, वहां पे 8 कर्मों का बंध नहीं होता। फिर उसके बाद वहीं से उसका बंध विच्छेद हो गया होता है, बंध विच्छेद मतलब उसके बाद बंध नहीं होगा आगे। तो 7वें गुण स्थान के एक संकेतन भाग में के बाद मतलब उसमें बंध विच्छेद होने के बाद जीव ओनली एंड ओनली रिमेनिंग काल में और उसके बाद कभी भी आयुष्य का बंध नहीं करता। तो 8वें 9वें 10वें ऊपर के किसी भी गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होगा। फिर क्या बताया, 9th गुण स्थान तक ही, जब 8th में भी दोनों का बंध नहीं करता, 9th में भी 8th में आयुष का बंध नहीं करता और 9th में भी आयुष का बंध नहीं करता, 7 कर्मों का बंध करता है। 9th गुण स्थान के अंतिम समय में जीव मोहनी कर्म का बंध विच्छेद कर देता है, मतलब 9th गुण स्थान के अंतिम समय तक ही मोहनी कर्म का बंध होता है। जैसे ही जीव 10th गुण स्थान में आता है तो जीव मोहनी कर्म को नहीं बांधता, आयुष्य भी नहीं बांध रहा और मोहनी कर्म का भी बंध नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सिर्फ 6 कर्मों की ही का ही बंध होता है 10th गुण स्थान में। 10th गुण स्थान के अंतिम समय में जीव ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 5 कर्मों का क्या करता है, बंध विच्छेद, मतलब 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक ही उनका बंध करता है, उसके आगे उनका बंध नहीं करता। अब चाहे वो उपशम श्रेणी वाला जीव हो तो 11th गुण स्थान में जाएगा, शपक श्रेणी वाला जीव हो तो 12th गुण स्थान में जाएगा। तो उन दोनों ही गुण स्थान में जीव इन 5 कर्मों का क्या नहीं करेगा, बंध नहीं करेगा। 2 का बंध पहले ही स्टॉप हो गया था, आयुष और मोहनी का, और फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 5 कर्मों का भी बंध विच्छेद हो गया है, मतलब अब बंध नहीं करेगा। तो बचा क्या, ओनली वेदनी कर्म और नाम, गोत्र, अंतराय हट गया, हाँ ठीक है, सिर्फ वेदनी कर्म बचा है। तो 11th गुण स्थान में उपशमक श्रेणी वाला जो जीव है वो जाएगा तो एक वेदनी कर्म का ही बंद करेगा, 12th गुण स्थान में सिर्फ वेदनी कर्म का ही बंद करेगा। फिर जब जीव 13th गुण स्थान में आता है तब भी वेदनी कर्म का ही बंद करता है, और उसके बाद 14th में आता है तब भी वेदनी का बंद करेगा क्या, तो नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे सयोगी अवस्था नहीं है, अयोगी अवस्था है वहां, और बंद करने के लिए योग और कषाय आवश्यक है, मतलब निमित्त होना चाहिए, योग के बिना कर्मों का बंध नहीं होगा। इसीलिए अयोग्य अवस्था में 0 है, वेदनी कर्म का बंध 11 से 13 में, ये हमने देखा था बंध में। नेक्स्ट है उदय में, 1 से 10 गुण स्थान तक, क्योंकि हमने देखा कि 9th तक तो बादर का उदय है, बट 10th गुण स्थान में क्या है, ओनली सूक्ष्म लोभ का उदय है, पर मोहनी कर्म का उदय रहता है। तो 1 से 10 गुण स्थान तक 8 ही कर्मों का उदय है, और उसके बाद मोहनी कर्म का उदय नहीं होता। 11th गुण स्थान में उसकी उपशांत अवस्था होती है, 12th गुण स्थान में उसका क्षय कर चुके हो। तो इसीलिए 11वें और 12वें में मोहनी कर्म नहीं होने से 7 कर्मों का ही उदय होता है।
फिर 13 14 में कितना होगा, तो 12th गुण स्थान तक ही जीव के ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का उदय रहता है। और जब उनका उदय खत्म होते ही, मतलब उदय फिनिश हुआ, उनका उदय नहीं है कौन सी अवस्था में, जब जीव ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी का उदय नहीं होता तो केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करता है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन को अगर जीव ने प्राप्त किया, मतलब 13 गुण स्थान आया, तो वहां पर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का उदय नहीं था। तो इसीलिए सिर्फ 4 कर्म ही, मोहिनी का तो पहले ही हट गया और 4 कर्मों का ही उदय शेष रहा। 13 और 14 गुण स्थान में योग के अभाव होने में भी कभी भी उदय के लिए योग की आवश्यकता कंपलसरी नहीं है। योग के अभाव में भी कर्मों का उदय हो सकता है, बंध नहीं हो सकता लेकिन उदय हो सकता है। इसीलिए 13वें 14वें दोनों गुण स्थान में 4 घाती कर्मों का ही उदयमान है। फिर हम उदीर्णा की बात करते हैं, तो यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि श्री भगवती सूत्र के अनुसार, क्योंकि ये जो बुक है इसको हम आगम के अनुसार जो भी मान्यता है उसको लेके चल रहे हैं, तो श्री भगवती सूत्र के अनुसार क्या बताते हैं कि प्रमत्त परिणामों में भी वेदनी और आयु कर्म की उदीर्णा सदैव नहीं करता। इसीलिए हम प्रमत्त परिणामों में भी वेदनी और आयुष्य की उदीर्णा कंपलसरी नहीं बोलेंगे, उसको ऑप्शन में रखेंगे। अगर वेदनी देखो, आयुष्य कर्म की और वेदनी का, उसके अलावा हाँ ठीक है, वेदनी और आयुष्य की जो उदीर्णा है वो कंपलसरी होती, तो हम फर्स्ट से 6th गुण स्थान, जो प्रमत्त गुण स्थान है, उनमें हम 8 ही कर्मों की टाइम पढ़ा था उस अध्याय में। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शनल है, वेदनी और आयुष्य की हमेशा हो, कंपलसरी ऐसा श्री भगवती सूत्र के अनुसार नहीं बताया गया कि सदैव हो। इसीलिए जब वेदनी कर्म या फिर आयुष्य कर्म में से दोनों में से किसी एक कर्म की उदीर्णा नहीं हो रही होती है, तो 7 कर्मों की उदीर्णा होती है प्रमत्त परिणामों में 1 से 6 गुण स्थान में। पर जब दोनों ही कर्मों की, वेदनी की भी उदीर्णा नहीं हो रही है, तो ऐसे समय पर ओनली 6 कर्मों की ही उदीर्णा होती है। अब जैसे ही प्रमत्त परिणाम हटे, अप्रमत्तता के गुण स्थान आए, अप्रमत्त गुण स्थानों में जीव कंपलसरी वेदनी और आयुष्य की उदीर्णा नहीं करता, इसीलिए 2 कंपलसरी माइनस करना ही करना पड़ेगा। कब तक करना है, तो बताया है कि 7th में भी नहीं करता, 8th में भी नहीं करता, 9th में भी नहीं करता, 10th में भी नहीं करता, मतलब आगे किसी भी गुण स्थानों में होगी, तो 2 तो माइनस करने ही आगे सब। उसके अलावा नेक्स्ट टर्न किसकी आती है उदीर्णा खत्म करने की, तो बताया है कि जिन भी कर्मों का अब उदय विच्छेद होना है, क्योंकि उदय होगा उन्हीं कर्मों का की उदीर्णा होगी, तो जब उदय रुकना है तो कब रुकेगा उदय नेक्स्ट, तो कहा है कि मोहिनी कर्म का उदय रुकता है 11th गुण स्थान में, 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक उसका उदय रहता है, और 11th गुण स्थान 12th गुण स्थान आगे के गुण स्थानों में मोहिनी कर्म का उदय नहीं रहता। तो उदय रुक रहा है, मतलब करेंटली जब उपशांत अवस्था भी होती है ना, उपशांत का अवस्था में हमने क्या देखा था, उपशांत अवस्था में जीव के जो दलिक रहते हैं, ये जो हमने बताए थे कि ये निषेक है, इसमें जो कर्म दलिक है, इसमें से एक बीच का ऐसा पार्ट रहता है जिसमें हम अंतर क्रिएट करते हैं, और उस अंतर में जब जीव प्रवेश करता है वो उसकी उपशांत अवस्था होती है। तो जिसमें से हमने 2 स्थिति के प्रदेशों को हटा दिया है। तो जब जीव यहाँ से इस समय पर पहुंचता है तो ये उसकी क्या है, उपशांत की अवस्था है। तो जब जीव के उपशांत की अवस्था मतलब उदय नहीं होना है, तो यहाँ पर हमने बोला सत्ता नहीं है, अगर हम इसको बात ना करें, अगर उपशांत की अवस्था है तो बाहर मतलब आगे एग्जिस्ट करेगी क्योंकि सत्ता खत्म नहीं हुई है, पर अंतर्मोक्ष के लिए तो इसकी सत्ता नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अंतर क्रिएट कर दिया उस अंतर मोड में। प्लीज म्यूट कीजिए एक बार, डाउट्स सबसे लास्ट में लेने के भाव है। ये हुआ, तो उसमें हमारे पास क्या सत्ता नहीं है, तो जब सत्ता एंड होने, सत्ता नहीं है मतलब क्या, सत्ता में तो है, आत्मा में तो है, बस उस ड्यूरेशन के लिए, उस अंतर्मुहूर्त के काल के लिए कोई भी प्रदेश आत्मा में उदय में नहीं आएंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी भी तरह का। अगर एग्जिस्ट कर रहे होते और उदय नहीं भी होता तो वहां संक्रमण के द्वारा उदय रहता है, पर यहाँ पर तो किसी भी तरह से उन प्रदेशों का उदय नहीं है, ना संक्रमण से और ना ही विपाकोदय से। तो इसीलिए कहा है कि स्थिति एंड होने के, मतलब जब आयुष्य कर्म की या किसी भी कर्म की स्थिति एक आवली का, मान लो इसको हम माने एक आवली का, तो ये जो इसके बाद एक और बना देते हैं,
और ये जो है ये एक आवलिका है, तो एक आवलिका का जो ड्यूरेशन होगा उस एक आवलिका में जीव क्या नहीं करता, लास्ट आवलिका में उदीर्णा नहीं करता। इसीलिए सिर्फ यहाँ तक के जो प्रदेश हैं इन प्रदेशों तक ही क्या होगी, जीव उदीर्णा करेगा और लास्ट आवलिका में नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि ये पूरा ये जो था यहाँ से जब भी आ रहे थे तो ये पूरा जो था वो 10th गुणस्थान का लास्ट मतलब 10th गुणस्थान का काल है ये पूरा। और 10th गुणस्थान में इसके पहले ये जो पूरा था यहाँ पर सब जगह प्रदेश थे, एक एक के उदय आते आते उदय चल रहा था तो उदीर्णा भी चल रही थी, उदीर्णा चल रही थी। और जैसे ही यहाँ के बाद जैसे ही लास्ट आवलिका में प्रवेश, ये जो मैंने रब करा ये कौन सी थी, ये थी उसकी द्विचरम आवलिका। चरम आवलिका ये लास्ट है एक आवलिका, इस लास्ट आवलिका के पहले की जो द्विचरम आवलिका है वहां तक तो क्या करेगा, जीव उदीर्णा कर सकता है, लेकिन 10th गुणस्थान की चरम आवलिका में उदीर्णा नहीं करेगा। इसीलिए 10th गुणस्थान, कौन से गुणस्थान पे हमने आयुष्य और वेदनी की स्टॉप करी थी, 6th। 7th गुणस्थान से 7th में 8th में 9th में और 10th के द्विचरम आवलिका तक का जो काल है वहां तक जीव कितने कर्मों की उदीर्णा कर सकता है, वेदनी और आयुष्य की तो करेगा नहीं, तो बचे उसके पास 6। तो 6 कर्मों की उदीर्णा करता है, कर सकता नहीं, करता ही है। ये कहाँ तक करता है, 10th गुणस्थान के द्विचरम आवलिका तक। और चरम आवलिका में कितने की करेगा, तो चरम आवलिका में क्योंकि मोहिनी का अब आगे उदय नहीं होना है तो मोहिनी का माइनस होने से ओनली 5 कर्मों की ही उदीर्णा इस चरम आवलिका में होगी। उसके बाद 11th गुणस्थान में भी 5 की ही होगी और 12th गुणस्थान में भी 5 की ही होगी। फिर 12th गुणस्थान में जब आता है जीव तो उस समय पे, ठीक है ऐसे समझ लेते हैं इधर, 12th गुणस्थान पे जब जीव आ रहा है, मान लो ये 12th गुणस्थान का काल है और यहाँ पे 12th गुणस्थान के काल में जीव आते 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 जो लास्ट आवलिका बची, क्योंकि इसके बाद ये 12th गुणस्थान की अंतिम समय है और इसके बाद में जीव के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का क्या होना है, सत्ता से खत्म होना है। सत्ता मतलब बोले तो सत्ता से भी खत्म होना है प्लस उदय नहीं होगा, तो इसके आगे उसका उदय नहीं होगा। और ये उसकी एक आवलिका, ये जो उदय आवलिका बोल सकते हैं, उदय आवलिका तो नहीं बोले, बस इतना ही बोल देते हैं कि लास्ट आवलिका है उसकी सत्ता की। तो ये जो लास्ट आवलिका है इस लास्ट आवलिका में क्या नहीं करेगा, इनकी उदीर्णा नहीं करेगा। जब इनकी उदीर्णा नहीं करेगा तो जीव किसकी उदीर्णा रोक रहा है, 3 कर्मों की। यहाँ पे कितने की करता आ रहा था, 5 कर्मों की। 10th के चरम समय में, 11th में, 12th में जीव क्या कर रहा था, 5 कर्मों की उदीर्णा कर रहा था। तो द्विचरम आवलिका तक 5 की उदीर्णा करता है और चरम आवलिका में 1 2 3 माइनस हो जाएगी तो कितनी बची, 2 कर्मों की 2 कर्मों की उदीर्णा करता है। फिर उसके बाद जीव 13th गुण स्थान में जाता है आगे। 13th गुण स्थान में गया तब तक भी वो कितने की करेगा, 2 की ही उदीर्णा करेगा। और फिर उसके बाद 14th गुण स्थान में जाना है। अब क्या 13 गुण स्थान के बाद में उसकी सत्ता या उदय खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। 14th गुण स्थान में भी नाम कर्म और गोत्र कर्म का क्या रहता है, सत्ता भी होती है और उदय में भी रहते हैं। इसीलिए 13th गुण स्थान में एक आवलिका वाली कोई बात नहीं करेंगे। 13th गुण स्थान के लास्ट समय तक जीव क्या करता है, ये 2 कर्मों की उदीर्णा कंटिन्यू करता है। 14th गुण स्थान में लास्ट आवलिका, मान लो ये वाली जो आवलिका लास्ट आवलिका है उसके सत्ता खत्म होने के लास्ट आवलिका है, तो उस लास्ट आवलिका में उसकी उदीर्णा, क्योंकि सत्ता खत्म हो रही है तो उसकी उदीर्णा नहीं करेगा, तो लास्ट आवलिका में उसकी उदीर्णा नहीं करेगा। लेकिन 14वें गुणस्थान का जो काल है वो मोर देन 1 आवलिका है, ये इसी से निकल रहा है कि ये 14th गुणस्थान की लास्ट आवलिका में तो उदीर्णा पॉसिबल नहीं है, तो रिमेनिंग में उदीर्णा हो सकती थी। लेकिन क्योंकि ये 14 गुणस्थान अयोगी गुणस्थान है, इसीलिए 14 गुणस्थान के फर्स्ट समय से ही उदीर्णा रुक जाती है, मतलब उदीर्णा नहीं होती है। 13 के लास्ट समय तक उदीर्णा होती है, 14th में किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होती। इसीलिए 12th का चरम समय और 13th गुणस्थान पूरा, उसमें 2 कर्मों की ही उदीर्णा होती है, 14th में 0 की उदीर्णा होती है। ठीक है, फिर सत्ता की हमने बात करी थी। सत्ता एकदम सिंपल है। 11th गुण स्थान में उदय और सत्ता में एक ही डिफरेंस है कि 1 से 10 तक 8 कर्मों का उदय रहता है और 1 से 11 तक 8 कर्मों की सत्ता रहती है। और 11-12 में 7 कर्मों का उदय रहता है, लेकिन ओनली 12 में 7 कर्मों की
सत्ता है, 11 में 8 की सत्ता होती है, 13 14 में 4 की सत्ता है। ठीक है, क्योंकि 12th गुणसान में क्षय कर चुके ज्ञानावली दर्शनावली अंतराय का। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आज सम्यक्त्व द्वार देख लेते हैं। सम्यक्त्व द्वार आप लोगों का किया हुआ है लास्ट टाइम में भी, तो इसीलिए ये भी आपको बहुत जल्दी समझ में आना है। उस बुक में कंप्लीट हमारा हो गया था। सम्यक्त्व कितने टाइप का, सम्यक्त्व द्वार में हम सम्यक्त्व तो ले ही रहे हैं जितने टाइप का होता है, उसके अलावा हम रिलेटेड अवस्थाएं हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है सम्यक्त्व होता क्या है। अच्छा, ये बंध उदय उदीर्णा की हमने डेफिनेशन नहीं देखी ना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बंध मतलब सकषायी अथवा अकषायी, सकषायी अथवा अकषायी जीव के द्वारा ग्रह्यमाण मतलब ग्रहण किए जा रहे कार्बन वर्गना के पुद्गलों को प्रकृति आदि के यथा योग्य निर्धारण सहित स्वयं के साथ एक में करना। एक में करना सबसे पहले उठाना, ये वर्ड एक में कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? स्वयं के साथ, मतलब हमारी आत्मा। हमारी आत्मा मतलब हम खुद ही आत्मा है ना, तो हम बोलेंगे कि स्वयं आत्मा के साथ। मेरी आत्मा नहीं होता, मैं ही आत्मा हूं। तो स्वयं के साथ एक में एक करना, किसको एक में एक करना? तो बताया है कार्बन वर्गना के पुद्गल को। थर्ड पॉइंट ये उठाना, तो डेफिनेशन इजिली याद होगी। कार्बन वर्गना के पुद्गलों को स्वयं के साथ एक में एक करना। अब इसमें और डिटेल दे रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो मतलब पहले ये देख लो कौन से कार्बन वर्गना के पुद्गल। तो जो ग्रहण किए जा रहे हैं, ग्रह्यमाण मतलब जो ग्रहण किए जा रहे हैं, उन्हीं कार्बन वर्गना। लोक में बहुत सारे पुद्गल हैं, उनमें से बहुत सारे पुद्गल, पर सबको हम एक में एक नहीं कर रहे। जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं उन्हीं में हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति आदि के यथा योग्य निर्धारण। जिन कर्म प्रदेशों को, जिन कार्बन वर्गना के पुद्गलों को हमने ग्रहण किया, उन्हीं को हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा के साथ एक में करते हैं। और उस समय पर बंद करते समय या फिर एक में करते समय हम उसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश, ये सब यथा योग्य निर्धारण, मतलब हम कितनी कौन सी प्रकृति का, उसमें किस प्रकृति के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं, और मतलब जब फल देंगे तो किस रूप में वो अपना फल देंगे, फिर वो कितने टाइम तक आत्मा के साथ लगे रहेंगे, कितनी इंटेंसिटी के साथ अपना फल देंगे, और लास्ट क्या बताया था, प्रदेश वन में कितने प्रदेश जीव ग्रहण कर रहा है। ये सब जो यथा योग्य निर्धारण है, ये निर्धारण उसी समय पर करते हैं जब जीव ग्रहण कर रहा होता है। ग्रहण कर रहे मतलब इसको ऐसा नहीं बोला है कि ग्राह्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण कर चुका है। यहाँ बोला ग्रह्यमाण मतलब जो ग्रहण किए जा रहे हैं, ऑन द प्रोसेस, जिस समय पर ग्रहण करा उसी समय पर जीव प्रकृति आदि के यथा योग्य निर्धारण उसी समय पर उनका निर्धारण करता है और स्वयं के साथ एक में एक कर देता है। अब कौन सा जीव करता है? तो सकषायी और अकषायी दोनों जीव कर सकते हैं। जो सकषायी जीव होते हैं वो स्थिति और अनुभाव भी डालते हैं, अकषायी जीव सिर्फ प्रकृति बंध और प्रदेश बंध करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो सब ठीक है। उदय, वेदन, भोगना, अनुभव करना, ये उसका शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं। कर्मों के फल का अनुभव करना उदय कहलाता है। उदीर्णा, उदीर्णा में हमने देखा था कि अगर ये पूरा हमारा निषेक है तो उस निषेक में एक आवलिका तक की, तो लास्ट आवलिका जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक आवलिका तक के प्रदेशों की उदीर्णा नहीं करते, और उसको हमने बोला उदय आवलिका। उदय आवलिका के ऊपर मतलब उदय आवलिका के बाहर, ऊपर मतलब ऐसे समझो उदय आवलिका में जो नहीं है, जो उदय आवलिका के बाहर, बाहर मतलब बहिर्भूत, उदय आवलिका बहिर्भूत कर्म प्रदेशों को प्रयत्न विशेष से, क्योंकि वो जनरली तो नीचे आ ही रहे थे, एक एक समय नीचे क्या आ रहे थे, जीव एक एक समय ऊपर 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 बढ़ता जा रहा था। तो एक एक समय में एक एक लाइन कर्म प्रदेशों की खत्म करते करते एक एक समय जीव आगे बढ़ा। तो जनरली वैसे भी वो आत्मा से बाहर आ ही रहे हैं, तो उनका उदय आ ही रहा है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, निषेक हमारा छोटा बढ़ता जाता है जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हम नीचे लेके आ रहे हैं, अगर ऊपर के उदय आवलिका के बाहर के कर्म प्रदेशों को नीचे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक समय के लिए, जो हमारा प्रेजेंट समय है, जिस समय कर्म प्रदेश उदय में आ रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं, उस उदय समय में सिर्फ
ऊपर के मतलब बाद में जो उदय में आने वाले थे उनको पहले ही निकाल दिया, उसको क्या बोलते हैं? उदीर्णा। उदय आवली का बहिर्भूत मतलब बाहर वाले कर्म प्रदेशों को प्रयत्न विशेष से उदय समय में, सिर्फ एक समय के लिए उदय समय में लाना उदीर्णा है। नेक्स्ट सत्ता। सत्ता मतलब अस्तित्व, विद्यमानता। आत्मा के साथ कर्मों का लगा रहना सत्ता कहलाता है। ठीक है, जब तक आत्मा के साथ लगे हुए तब तक उनकी सत्ता मानना। और यहाँ पे क्या बोला, एक वर्ड ध्यान रखना, कर्म प्रदेश नहीं बोला, कर्मों का। पूरा कर्म अगर एक साथ आत्मा के साथ जब तक लगा हुआ है, उसके प्रदेश तो बाहर निकलेंगे, प्रदेश बाहर निकलेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ प्रदेश का तो क्षय हो रहा है, कर्म प्रदेशों का, या फिर प्रकृति का क्षय बोल सकते हैं। नहीं, पूरी प्रकृति का क्षय कब होगा या पूरे कर्म का क्षय कब होगा? जब टोटल कोई भी प्रदेश उसका आत्मा में ना रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं सम्यक्त्व। सम्यक्त्व क्या होता है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर संपूर्ण श्रद्धा होना सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा डेफिनेशन जो बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब सम्यक्त्व कितने टाइप के हैं? 4 प्रकार। पढ़ तो बहुत बार चुके हैं लेकिन उसको उसको उतारना है जीवन में। ठीक है, 4 प्रकार का बताया है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व 4 प्रकार का है। औपशमिक, या एक बार हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, क्रम से ही जाते हैं ना। औपशमिक, शायोपशमिक, सासादन, शायिक। अब ये क्रम से क्यों बोला? क्योंकि वैसे तो कुछ के बाद भी कुछ भी हो सकता है, बट अगर सबसे पहले जीव को अगर मिथ्या दृष्टि से जीव सम्यक दृष्टि बनता है तो सबसे पहले औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करता ही करता है, जो होता है प्रथमोपशम। फिर प्रथमोपशम के बाद जीव शायोपशमिक बन सकता है, या फिर सम्यक, या फिर मिथ्या दृष्टि बन सकता है, या फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि बन सकता है, और नहीं तो फिर शायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। मतलब ये 3 अवस्थाएं हैं प्रथमोपशम का काल पूरा होने के बाद। और अगर काल पूरा नहीं हुआ, एक समय रह गया, जगह ने एक समय, या फिर 6 आवली का शेष रह गया, तो ऐसे काल में इतना शेष था काल, और उस बीच में जीव का क्या हो जाए? A4 का बंध हो जाए। A4 का बंध नियमा होता है, मतलब बंध के साथ उदय हो रहा है नहीं हो रहा है बात अलग है, बट अगर A4 का बंध हो जाए तो वो जीव किस में आता है? सासादन सम्यक दृष्टि कहलाता है, सेकंड गुण स्थान में आता है। तो ये होता है सासादन गुण स्थान, मतलब सासादन सम्यक्त्व। फिर ये हो गया शैवशमिक, और उसके बाद फिर साधन से नियमा मिथ्या दृष्टि बनता ही बनता है। जीव को अगर शायिक सम्यक तो प्राप्त करना है, अब मतलब और कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो मान लो शायोपशमिक बना जीव, और उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, फिर वो शायिक भी बन सकता है, वापस औपशमिक में भी जा सकता है। प्रथमोपशम नहीं, प्रथमोपशम शायोपशम से तो नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव ही प्रथमोपशम करता है। शायोपशमिक जीव द्वितीयोपशम मतलब प्राप्त कर सकता है। तो द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, ये 2 औपशमिक सम्यक्त के भेद है। शायोपशमिक हमने देख लिया, सासादन सम्यक्त भी हमने देख लिया, शायिक सम्यक्त, शायोपशमिक सम्यक्त दृष्टि जीव जब D7 के टोटल क्षय करके आगे बढ़ता है, मतलब टोटल क्षय कर देता है, तो उस समय उस अवस्था को शायिक सम्यक्त की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये हुआ 4 प्रकार का सम्यक्त्व। अब इसका डेफिनेशन, अच्छा, D3 के उपशम, अब उनकी अवस्थाएं बता दी कि प्रथमोपशम में क्या होता है। प्रथमोपशम में होता है D3, मतलब इन दोनों में ही क्या होता है? इन दोनों में D3 का तो उपशम रहता है, और इसमें इसमें A4 का क्षयोपशम होता है, और इसमें A4 का क्षय होता है। ठीक है, तो ये प्रथमोपशम द्वितीयोपशम, मतलब D3 का उपशम। अगर कलेक्टिवली इन दोनों की डेफिनेशन साथ में बोलना, औपशमिक सम्यक की डेफिनेशन देना है, तो क्या बोलेंगे? D3 का के उपशम और A4 के क्षय या फिर क्षयोपशम से प्राप्त जो सम्यक्त होता है वो औपशमिक सम्यक्त कहलाता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त क्या होता है? जिस समय पर जीव के सम्यक वेदनी का उदय होता है, जब मिथ्यात्व वेदनी का उदय होता है तो जीव मिथ्या दृष्टि कहला जाता है। जब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय होता है तो जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और जब सम्यक वेदनी का उदय होता है उस समय पे जीव शायोपशमिक सम्यक्त्वी कहलाता है।
सम्यक वेदनी के उदय से प्राप्त जो अवस्था है, जो सम्यक्त्व है, वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। फिर सासादन, तो सासादन सम्यक के लिए क्या कहा है, कौन सा जीव आता है सासादन में, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम वाला। मतलब औपशमिक सम्यक्त्व से पतित हो गया, वो नीचे आ गया। पतित होना क्यों बोला, उसको तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि उसका इतना काल है शेष, और उस समय पे उसके A4 के बंध स्टार्ट हो गए, और फिर हाँ ठीक है, A4 का बंध स्टार्ट हो गया तो वो सेकंड में आ गया। बात यहाँ पे ये है पतित बोलने की, कि कंपलसरी वो जीव क्या है। अभी यहाँ पर वो मिथ्या दृष्टि था, ठीक है, इस यहाँ तक मिथ्या दृष्टि था। जब वो प्रथमोपशम में आया तो उसकी अवस्था क्या हुई, ऊपर हुई। वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब अगर फर्स्ट समय में तो फोर्थ फिफ्थ और सेवंथ में, और उसके बाद सिक्स्थ गुण स्थान में आ सकता है। तो ये ऊपर के गुण स्थानों में वो जीव था, और उसके बाद उसके भाव कैसे हुए, उसके भाव सेकंड गुण स्थान, मतलब ऑफ कोर्स नीचे गिरता हुआ गुण स्थान है। और अगर क्लियर बात करें तो उसके बाद वो कंपलसरी मिथ्यात्व का जो पुंज है, उस मिथ्यात्व के पुंज का ही कंपलसरी उसका क्या होना है, उदय होना है। मतलब वो उसके बाद तो कंपलसरी फर्स्ट गुण स्थान में जाएगा ही जाएगा। तो ये पतित की होने की ही अवस्था है, इसीलिए पतित होने की अवस्था है, उसी बीच में उसके A4 का बंध हुआ है। A4 का बंद होना भी एक तरह से जीव के पतित होने की ही अवस्था बोल सकते हैं, क्योंकि A4 का बंद फर्स्ट और सेकंड गुण स्थान में ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता। ये भी आप नेक्स्ट बुक में देखोगे कि कौन कौन सी प्रकृति का कौन कौन से गुण स्थानों में बंध संभव है, कौन से गुण स्थान में उसका उदय होता है, ऐसा। अभी फिफ्थ गुण स्थान में अगर हम हैं तो हमारे A4 का बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका बंध सेकंड गुण स्थान या फिर फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है। पर A4 का हमारे उदय क्या क्षयोपशम रहता है, मतलब क्षयोपशम है, तभी तो हमको सम्यक तो प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो जैसे हमने निमित्त में देखा था, निमित्त द्वार में। A4 का ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो अवस्था है कि वो यहाँ से सेकंड में जा रहा है, सेकंड से मिथ्यात्व में जाएगा, ये पतन होने की ही अवस्था है। इसीलिए औपशमिक सम्यक्त्वी जीव है और मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है। तो ऐसा जीव क्या करता है, इस अवस्था में जो उसको सम्यक्त्व कहता है, मतलब कहते हैं, मतलब ये जो अवस्था है ये टोटल पतन तो नहीं हुआ, फर्स्ट गुण स्थान में टोटल तो नहीं गया, लेकिन मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है। और मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है मतलब यहाँ से उसका पतन होने वाला है, मतलब पतित हो रहा है वो। इस गुण स्थान में आया तो कंफर्म है कि पतित हो गया है। तो औपशमिक सम्यक्त्व से पतित मतलब औपशमिक सम्यक्त्व से वो जीव गिर गया। औपशमिक सम्यक्त्व से पतित एवं मिथ्यात्व की ओर अभिमुख जीवों में जो सम्यक पाया जाता है वो सासातन सम्यक्त्व है। शायिक सम्यक्त्व क्या बताया, शायिक सम्यक्त्व में D7 की टोटल क्या रहती है, क्षय की अवस्था होती है। तो दर्शन सप्तक के क्षय से प्राप्त होने वाले सम्यक्त्व को शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। दर्शन सप्तक में कौन कौन सी 7 प्रकृति है, A4 और D3। हाँ, और क्लियर अनंतानुबंधी बोल सकते हैं। चतुष्क, अनंतानुबंधी चतुष्क, दर्शन सम्यक्त्व, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये D3। सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और अनंतानुबंध चतुष्क, क्रोधमान माया लोभ, ये जो प्रकृति है ये दर्शन सप्तक है। इन दर्शन सप्तक की प्रकृतियों का जब क्षय हो चुका होता है तो शायिक सम्यक तो प्राप्त होता है। सबसे पहले दर्शन सप्तक में किसका क्षय होता है, 2 टाइप है ना, अभी हमने बताया कि एक तो A4 है और उसके बाद D3 है, और D3 में भी 3 प्रकृति बताई हमने। सबसे पहले किसका क्षय होता है, क्या तो पढ़ चुके हैं हम। A4 का होता है क्या दीदी? सबसे पहले A4 का क्षय होता है, फिर हाँ, सम्यक वेदनीय का होता है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय और फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का, और फिर सम्यक्त वेदने और का। फिर सबसे लास्ट में सम्यक वेदनी का होता है। ये हमने शायिक सम्यक की प्रोसेस में पढ़ा था कि शायिक सम्यक्त्वी जीव, शायिक सम्यक की प्राप्ति वाला जो जीव है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो A4 का विसंयोजक, मतलब A4 का क्षय कर चुका हुआ जीव हो। मतलब A4 का क्षय कौन करेगा, 24 की सत्ता हमने बताई थी, टोटल 28 प्रकृति होती है, उसमें से 4 का क्षय हो चुका है। A4 का क्षय होगा तभी वो जीव शायिक सम्यक प्राप्त करने के योग्य है, मतलब पहले उसने A4 का क्षय किया था।
उसके बाद वो उसका नंबर आएगा क्षयिक सम्यक की प्राप्ति प्रोसेस स्टार्ट करने। प्रोसेस स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो जब जो भी प्रोसेस करता है उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करता है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करता है। मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करने पे वो कितने प्राकृतिक बनता है? 23 प्राकृतिक। और उसके बाद फिर वो 22 प्राकृतिक बनता है जब वो सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर देता है अंतर्मुठ पश्चात। और उसके बाद 22 की प्रकृति 22 की सत्ता वाला जो जीव होता है उसके जो अवस्था आती है, यहाँ पर हमने देखा था कि ये मिथ्यात्व का यहाँ तक मिथ्यात्व का क्षय, मतलब क्षय तो तीनों का साथ में होता है, बट यहाँ से वो सबसे पहले मिथ्यात्व का क्षय करके, यहाँ पर तो वो 24 प्राकृतिक था, A4 नहीं था उसके पास इसलिए, और मिथ्यात्व का क्षय किया उसने, और वो कितना बना? 23 प्राकृतिक बना। फिर 23 प्राकृतिक में उसने सम्यक मिथ्यात्व का क्षय किया, और फिर वो क्या बना? 22 प्राकृतिक बना। और 22 प्राकृतिक में अगला नंबर आना है उसके सम्यक वेदनी के क्षय का। तो सम्यक वेदनी के क्षय के पहले, अंतर्मुठ पहले, ऐसी अवस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कृतकर्ण। कृतकर्ण। कृतकरण। कृतकरण की जो अवस्था होती है, ये कृतकरण की अवस्था में इसके पहले यथा प्रवृत्तकरण, अनिवृत्तिकरण, मतलब अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण जो भी करना होता है, सारे करण इसके पहले खत्म हो जाते हैं। इस लास्ट अंतर्मुठ में जीव कुछ भी नहीं कर रहा होता है, कोई करण नहीं करता। और इस लास्ट अंतर्मुठ में जो स्वतः ही जितनी अंतर्मुठ की सत्ता थी सम्यक वेदनी की, वो स्वतः ही उदय में आके बाहर निकलती है। और फिर जब वो टोटल आत्मा से बाहर निकल गई तो फिर जीव सम्यक वेदनी का भी क्षय करके 21 प्रकृति वाला बनता है। 21 मतलब 28 में से दर्शन सप्तक हटा दिया हमने। ठीक है, ये हो गया क्षयिक सम्यक द्विजीव। ठीक है, ये हो गया D7 के क्षय से प्राप्त अवस्थाएं। अब मिथ्यात्व वेदनी क्या है? सॉरी, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व की अवस्था क्या है? मिथ्यात्व वेदनी का जो जब उदय रहता है तो जीव के मिथ्या दृष्टि की अवस्था होती है। तो वो अवस्था कैसी है? मोक्ष का मार्ग बताने वाले सुदेव को, मोक्ष के मार्ग पर पूर्णतः चलने वाले सुगुरु को, और मोक्ष मार्ग रूपी सुधर्म को, एवं जीव अजीवादि नौ सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को न मानना मिथ्यात्व है। ठीक है, फिर सम्यक मिथ्यात्व क्या है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीवादि नौ सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा और अश्रद्धा, इन दोनों का ही न होना सम्यक मिथ्यात्व है। ठीक है, अब इन अवस्थाओं, मतलब कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से अवस्थाएं होती है? एकदम सिंपल है ये निकालना, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे बार हमने कर लिया है कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से सम्यक्त्व रहते हैं। ठीक है, एक बार फर्स्ट है मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। यहाँ पर इन सभी अवस्थाओं में कौन सी अवस्था होती है? बुक बंद करके निकालना अपने आप। अब आप लोग अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं, सिर्फ आंसर देने के लिए, है ना। फर्स्ट गुण स्थान में ओनली मिथ्यात्व का मिथ्या दृष्टि। अवस्था। मिथ्या दृष्टि जीव, अगर जीव पूछे तो मिथ्या दृष्टि बोलना, अवस्था पूछे तो मिथ्यात्व की। ठीक है, संभव अवस्था मतलब कौन कौन सी अवस्था इसमें संभव है। सेकंड गुण स्थान, अब इसमें क्या कोई सी सम्यक्त्व की अवस्था हो सकती है क्या? साधन नहीं। नहीं। फर्स्ट गुण स्थान में नहीं इन हो चारों में सकती। से कोई भी सम्यक नहीं हो सकता ना? नहीं हो क्या सकती। सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड गुण स्थान, सेकंड गुण स्थान मिथ्या दृष्टि हो सकती है क्या? नहीं, साधन एक बार हम यहाँ पर लिख साधन लेते हैं, समय का तो मिथ्या बोलते मिथ्या दृष्टि, दृष्टि भी हो सकता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि। फिर सम्यक में औपशमिक में दो टाइप है, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम, शायिक, और एक है साधन। ठीक है, ये हमने अवस्थाएं लिख ली, इसमें से चेक करते जाते हैं फटाफट। फर्स्ट में सिर्फ मिथ्यात्व की अवस्था हो सकती है, सेकंड गुण स्थान में मिथ्यात्व हो सकती है क्या? यस और नो बोलते जाना फटाफट, यस और नो। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व हो सकती है क्या? सेकंड गुण स्थान। प्रथमोपशम हो सकता है क्या सेकंड गुण स्थान? नहीं। प्रथमोपशम का काल शेष रहते होता है ना, प्रथमोपशम के काल में तो साधन का काल है, तो प्रथमोपशम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं होगा, सकता। एक फोर का उदय बंद बंद और उदय चालू हो गया ना।
तो नहीं काल हो तो सकता। प्रथमोपशम का था। प्रथमोपशम पूरा ही नहीं हुआ ना, उससे पहले ही वो गिर गया। प्रथमोपशम से प्रथमोपशम का पति, काल, औपशम से पति थे ना। काल है, बिल्कुल। प्रथम हाँ का काल देखो, तो है ही। औपशमिक, हाँ ठीक ठीक है, औपशमिक सम्यक्त्व से वो पतित हो चुका है, एक बात। लेकिन अब जो अवस्था उसकी कहलाई ना, अब माना अगर वो उसके A4 का उदय बंध स्टार्ट नहीं होता तो वो जीव पूरा की पूरा ड्यूरेशन में प्रथमोपशम कहलाता। लेकिन अब उसकी अवस्था क्या बोलेंगे कि ये अवस्था उसकी प्रथमोपशम नहीं बची, अब ये उस अवस्था उसकी सासदन सम्यक दृष्टि की अवस्था है। इसीलिए यहाँ पर अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। कौन सा गुणस्थान होगा वो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो अवस्था हो गई वो प्रथमोपशम के काल के बीच में ही आई अवस्था। लेकिन काल में अगर वो उसका उदय नहीं होता तो हम उसको प्रथमोपशम बोलते, पर उदय होने से उसकी अवस्था चेंज हो गई। उदय नहीं, सॉरी, बंध, A4 का बंध स्टार्ट हो गया, इसीलिए उसकी अवस्था प्रथमोपशम नहीं बची, अब उसकी अवस्था सासदन बची है सिर्फ। तो प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों अवस्था नहीं हो सकती सेकंड गुणस्थान में। क्षयोपशम में हो सकती है क्या? नहीं नहीं क्षयिक हो सकती है क्या? नहीं, नहीं, नहीं हो सासदन सकती है, ये नहीं सम्यक्त्व हो सकती। सासदन वो हो तो है सकती ही। है। सेकंड गुणस्थान में सासदन सम्यक्त्व की अवस्था होती है। थर्ड गुणस्थान कौन सी अवस्था है? मिथ्यात्व है क्या? सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व है। और कोई भी सम्यक्त्व है क्या दूसरा? नहीं नहीं, नहीं है। फोर्थ गुणस्थान, फोर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व की अवस्था है क्या? नहीं, सम्यक नहीं मिथ्यात्व की? नहीं, नहीं प्रथमोपशम हो सकती है क्या? हो हो सकती है। सकती है, सकती है। द्वितीय द्वितीयोपशम हो सकती है क्या? हो हो सकती है। सकती है, सकती है। द्वितीयोपशम हो सकती है। क्षयोपशम हो सकती है क्या? हो सकती हो हो है। सकती सकती है, है। क्षयोपशमिक, क्षयिक हो सकती है। हो हो सकती हो है। सकती सकती है, है। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव फोर्थ गुण स्थान में आ सकता है। आ हो सकती सकता है। आ है ना। सकता है, बिल्कुल। ठीक है, यार ये हो गया। समझा। नेक्स्ट है फिफ्थ गुण स्थान। फिफ्थ गुण स्थान में प्रथमोपशम सम्यक, तो सॉरी, चलो यहीं से बात करते हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया हमारा, मिथ्यात्व होगी नहीं, सम्यक मिथ्यात्व होगी नहीं। इसका ओनली फर्स्ट गुण स्थान होता है, इसका ओनली थर्ड गुण स्थान होता है, हाँ और साचदन का ओनली सेकंड गुण स्थान होता है। अब हमको बात इसी में से करना है, ठीक है। प्रथमोपशम हो सकती है फिफ्थ गुण स्थान? हो हो सकती सकती है। है, हो सकती है। द्वितीयोपशम? हो सकती है, हो सकती है। गुण स्थान मतलब इसमें अनुप्रेक्षा करना कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी श्रावक भी पॉसिबल है। क्षयोपशम, हो क्षयोपशमिक सकती है। सम्यक्त्व? हो होगी। सकती है। हो सकती है, क्षयिक, हो सकती हो है। सकती क्षयिक है। सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को स्वीकार कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये क्षयोपशम है, क्षयिक है। सिक्स्थ गुण स्थान, प्रमत्त अवस्था का संयत। प्रथमोपशम, प्रथमोपशम की अवस्था, हो सकती है। प्रथमोपशम के होती है। फर्स्ट समय, 4 5 7 होता है ना। प्रथमोपशम के फर्स्ट समय सिक्स्थ गुण स्थान हो सकता है क्या? 4 5 7 यस और नो? प्रथमोपशम के फर्स्ट समय हो सिक्स्थ सकती गुण है, स्थान हो 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 सकता है सकती क्या? है। सकती है। फर्स्ट समय, प्रथम उपसम नहीं नहीं हो सकता। नहीं होता। प्रथम, हाँ ठीक है, प्रथम उपसम प्रथमोपशम नहीं के होता। फर्स्ट समय में, प्रथमोपशम जिस समय प्राप्त हुआ है, प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में सिक्स्थ गुण स्थान नहीं हो सकता। लेकिन उसका जो पूरा अंतर्मुठ का काल है, उस अंतर्मुठ के काल में प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था में सिक्स्थ गुण स्थान में आ सकता है। सिक्स्थ गुण स्थान में प्रथमोपशम पॉसिबल है। फिर द्वितीयोपशम की अवस्था हो सकती है क्या? हो सकती है। हो सकती है, होती ही है, कंपलसरी। कम से कम छठे तक तो जाता ही है जीव, जब अवरोहण करता है तो छठे तक गिरने के बाद ही फिर उसकी जो व्यवस्था होनी होती। इसमें पॉसिबल कंपलसरी वाली बात नहीं होती। द्वितीयोपशम से गिरता गिरता फिफ्थ में आए तो बात है, पर उपशम श्रेणी से अगर गिर रहा है तो कंपलसरी छठे तक तो गिरता है क्रमबद्ध। फिर क्षयोपशम हो सकती कॉमन है। है ये तो। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि प्रमत्त संयत पॉसिबल है। क्षयिक सम्यक्त्व वाला प्रमत्त संयत हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। अप्रमत्त संयत, प्रथमोपशम दीदी आपने सम्यक्त्व? यहाँ पे क्या डेफिनेशन बताया? प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में तो सिक्स्थ गुण स्थान पॉसिबल नहीं है। नहीं है, पर उसके बाद जितना अंतर्मुठ का काल है उसमें छठे में आ सकता है। हमने फर्स्ट समय में बोला था ना, प्रथमोपशम प्राप्त करते जब त्रिपुंज बनाता है तब फोर्थ फिफ्थ और सेवंथ गुण स्थान में ही प्रवेश करता है, ऐसा।
ठीक है। अब सेवंथ गुणस्थान अप्रमत्त संयत का जो गुणस्थान है उसमें प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। ठीक है। प्राप्त भी मतलब प्राप्त करके फर्स्ट समय में भी अप्रमत्त संयत मतलब कितनी बड़ी बात है कि अनादि काल से जीव मिथ्यात्व में था। अनादि मिथ्या दृष्टि की बात करें, अनादि काल से जीव मिथ्यात्व में था और उसके भावों में इतनी विशुद्धि आई कि एक ही समय में वो अप्रमत्त संयत बन गया। मतलब भावों में विशुद्धि आके कुछ भी किया जा सकता है, भावों में विशुद्धि आनी चाहिए बस। कि कितनी बड़ी बात है अप्रमत्त, कोई श्रावक नहीं, मतलब हम अभी अब बोले अगर हम फिफ्थ गुणस्थान में श्रावक नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, सीधा अप्रमत्त संयत, कितनी बड़ी अवस्था। मतलब ऐसे कंपैरिजन करें अगर तो अप्रमत्त उससे ऊपर श्रेणी की है मानते हैं कि, पर अप्रमत्त संयत में आना, पूरे अनादि काल से वो प्रमाद में था। एक ही झटके में तो नहीं, वैसे अनंत गुण विशुद्धि करनी पड़ी उसको, पर उसके बाद सडनली, अभी तक भी उसके मिथ्यात्व वेदनी का उदय था और सडनली वो प्रमाद को, अनादि काल के प्रमाद को छोड़ के अप्रमत्तता की अवस्था में आया। ठीक है। तो प्रथमोपशम में क्या हो सकता है? सेवंथ गुणस्थान में प्रथमोपशम की अवस्था हो सकती है। द्वितीयोपशम की अवस्था हो सकती है, कंपलसरी होती ही है। ठीक है। क्योंकि छठे सातवां जो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है, छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान वर्ती, वही द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। दीदी छठे गुणस्थान में क्षयिक सम्यक्ति जीव कब आता है? वो तो काल करेगा तो फिर चौथे गुणस्थान में ही जाता है ना क्षयिक सम्यक दृष्टि, या तो उसको क्षयिक सम्यक्ति प्राप्त तो करना है। 23 क्या दीदी? शायिक सम्यक भी तो मतलब जैसे उसने शायिक सम्यक प्राप्त किया मनुष्य के भाव में, उसके बाद हो सकता है ना कि वो संयत बने, प्रमत संयत अप्रमत, प्रमत अप्रमत होता रहता है, तो संयत बन जाए तो छठे सातवें गुण स्थान में आ सकता है शायिक सम्यक प्राप्त करने के बाद, अगर उसने शायिक सम्यक की प्रोसेस में कृतकरण में काल नहीं किया तो। क्योंकि अगर काल कर लिया तो फिर वो मनुष्य गति में तो युगलिक मनुष्य में जाएगा और वहां पे छठा सातवां गुण स्थान पॉसिबल नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर काल नहीं करे तो वो छठे तक जा सकता है क्या? जा सकता है उसी भाव में वो, और उसके बाद फिर छठे गुणस्थान में तो वैसे भी ये ही है ना कि मतलब जैसे अगर कोई जीव मोक्ष जा रहा है तो वो जीव कंपलसरी 6 7 8 9 12 13 14 में तो 9 10 12 13 14 में तो गया ही होगा। छठे सातवें के बाद ही तो वो शपथ श्रेणी का आरोहण करेगा। शपथ श्रेणी का आरोहण करने के बाद वो केवली अवस्था मतलब पहले वीतरागता प्राप्त करता है, फिर केवली अवस्था प्राप्त करता है, फिर अयोग्य अवस्था प्राप्त करता है और फिर मोक्ष होते हैं। ये शपथ श्रेणी है, ये 12 13 14 गुण स्थान है और ये 6 7 है। 6 7 के बाद ही शपथ श्रेणी का आरोहण होता है, तो 6th में तो आ ही रहा है। भले ही हम उसके पूर्व के भाव, मान लो ये उसका पूर्व का भाव था जिसमें उसने शायिक समय प्राप्त किया था, उसके बाद मान लो वो युगलिक का आयुष्य बांधा था तो युगलिक में चले गया, उसके बाद उसकी नियमादेव गति हुई और युगलिक की नियमादेव गति होती है, बट अगर जनरल बात करें कि ये मनुष्य था तो मान लो वो देवगति और या फिर नरगति में गया और उसके बाद फिर वो मनुष्य बना और मनुष्य बन के फिर उसके बाद, अच्छा यहीं पे मनुष्य बनवाना पड़ेगा ना उसको, मनुष्य बना, उसके बाद 9 वर्ष के बाद वो छठे सातवें में कंपलसरी आएगा ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में वो 4th में या 5th में और 7th में तो आना कंपलसरी ही है, भले ही वो इस भाव में छठे सातवें गुणस्थान में रहे या ना रहे। ठीक है। ये जितना गहराई से पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे अनुप्रेक्षाओं से नई नई ये तो बातें जिन नाम कर्म के लिए है ना दीदी, ये सब भाव। शायिक सम्यक के लिए भी तो हम यही हाँ, क्षयिक बोलते हैं ना। संकेत जिन नाम कर्म बंधा हो तो, और नहीं तो ऐसी क्षयिक संकेत जो डायरेक्ट है उसी समय छपक श्रेणी भी कर सकता है ना, उसी समय दीक्षा लेकर। अगर अबद्धायु है तो उसी भाव में हाँ मोक्ष होगा, पर अगर उसका चरम भाव नहीं है तो बता रही हूँ मैं कि उस द्विचरम नहीं, मतलब हाँ ये द्विचरम का प्रोसीजर जिन तीर्थंकर नाम कर्म के लिए ना, ये प्रोसीजर। तीर्थंकर नाम कर्म से ही नहीं है, अगर वो अबद्धायु है तो उसी भाव में चढ़ेगा। अगर उसने पहले से आयुष्य बांध ली हुई है, भले ही वो तीर्थंकर नाम कर्म के साथ नहीं बांधी हो, अगर आयुष्य उसने पहले से बांध ली, ऐसे तो हम बोलते ही है ना कि जैसे हमने जो उस टाइम पे वो क्वेश्चन डिस्कस करा था कि वो अपने पूर्व के भाव में अचरम भाव में ही वो द्वितीय उपशम चढ़ा ना। द्वितीय उपशम में कौन चढ़ता है? छठे सातवें में आने के बाद ही तो द्वितीय उपशम में होता है ना जीव।
हाँ साधु ही तो छठ पॉसिबल है छठे सातवें में आना। सही। द्वितीय उपशम नहीं, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, ऑप्शन उपशम श्रेणी। शायद से द्वितीय उपशम की अवस्था नहीं आएगी, उपशम श्रेणी आएगी। ठीक है, ये हुआ सेवंथ गुण स्थान। सेवंथ गुण स्थान में शायोपशमिक सम्यक्त्वी रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता हो है सकता शायद भी। है। शायिक सम्यक्त्वी रह सकता है क्या? हो जी। सकता है। हो सकता है। एट्थ गुण स्थान, प्रथमोपशम पॉसिबल है? नहीं। 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 प्रथमोपशम के गुण स्थान क्या होते हैं? 4, 4 5, से 6, 7। 7। एट्थ गुण स्थान में नहीं हो सकता। द्वितीय उपशम हो सकता है? हो सकता है। हो अगर सकता उपशम है। श्रेणी चढ़ रहा है, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व से चढ़ेगा। मतलब शायिक सम्यक से भी चढ़ सकता है, पर द्वितीय उपशम वाला चढ़ेगा। फिर शायोपशम हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं होगा कॉमन है वो तो, क्यों नहीं हो सकता? अरे 4 से 11 क्यों नहीं ठीक हो है। श्रेणी में सकता? नहीं क्योंकि होगा हो वो ना। तो सकता है, हो कॉमन सकता है। है, हो सकता है। नहीं, श्रेणी वाला शयोपशम सम्यक में नहीं चढ़ेगा। श्रेणी शयोग एक बार बोलने जो एक बार जो बोलना चाह रहे हैं कि शायोपशम हो सकता है, मैं भी तो यही बोल रहा है, एकदम कॉमन है शायोपशम एक सम्यक्त्व नहीं, सम्यक्त्व। शयोपशम नहीं होगा। तो 7 से 7 गुण एक स्थान बार होता है एक ना बार एक शायोपशमिक का। बार ना थोड़ी सी कोशिश करने दीजिए, सबको कोशिश करने दीजिए एक बार। जो आंसर्स हैं ठीक है, एक बार आपने अपनी तरफ से बोल दिए सभी ने, लेकिन और कोशिश करने दीजिए। सबकी कैसी कैसी अनुप्रेक्षा चल रही है, एक ही आंसर पे स्टक नहीं होना है ना। शायोपशमिक सम्यक्त्व इतना कॉमन सम्यक्त्व है, वो एट्थ गुण स्थान में क्यों नहीं हो सकता शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जी? औपचारिक श्रेणी में चढ़े गए तो हो सकता श्रेणीवर्ती है जीव है ना। ना। हो सकता है। हो सकता है। श्रेणीवर्ती जीव है तो आगे बोलिए, सेंटेंस कंप्लीट करिए। श्रेणीवती जीव जो उपशमिक श्रेणी चढ़ेगा वो शायद क्षमिक कर वो सकता है। द्वितीयोपशम वाला होगा, और जो छायिक रहेगा वो छपक चढ़ेगा। पर उपशमक और शायोपशमिक वाला एक कंपल्सरी है मिनट एक दोनों मिनट एक श्रेणी मिनट एक चढ़ने के मिनट, लिए। प्लीज 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 म्यूट कर दूंगी नहीं तो मैं। एक तो देखिए, उपशम उपशम श्रेणी है, एक है शपक श्रेणी। ठीक है, अब आपने बोला उपशम श्रेणी वाला या तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी होगा या फिर शायिक सम्यक्त्वी होगा, और जो शपक श्रेणी है वो कंपल्सरी शायिक सम्यक्त्वी होगा। ये मान लिया, 8 गुण स्थान में ओनली द्वितीय उपशम शायिक वाला ही पॉसिबल है। तो ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, द्वितीय उपशम लिख देती हूँ मैं और शायिक लिख देती हूँ। दोनों श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं, 8 गुण स्थान में हो सकते हैं। पर आप मुझे शायोपशम के नहीं होने का रीजन दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि शायोपशम नहीं होता तो क्यों नहीं होता, रीजन दीजिए। सम्यक वेदनीय के उदय से श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। किसी और का कोई आंसर है क्या? नहीं समझ में आ शायोपशम शायोपशमिक सम्यक्त्व संकेत वाला ही इतना तो कॉमन। शायद। 4 हाँ से 7 बोलिए। गुण स्थान है ना इसका। उदय रहता है ना उनमें। नहीं, शायोपशम संकेत वाला ही चाहे वो कोई सी भी श्रेणी चढ़े, दोनों के लिए कंपलसरी है। तो शायोपशम तो रहता ही है पहले उसको। पहले तो एक था। शायोपशम सम्यक 8 गुण स्थान में रहता है, आप ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, और किसी के कोई आंसर? चलो अब मैं बताती हूँ। शायोपशम सम्यक्त्व जो है, शायोपशम सम्यक्त्व की जो अवस्था है वो 8 ठीक है। पहली बात तो यही है कि सिर्फ द्वितीय उपशम या फिर शायिक की अवस्था होगी। ठीक है, फिर हमने बोला कि द्वितीय उपशम में जाने वाला, शायिक में जाने वाला, मतलब शायिक, हाँ वो भी बात ही है कि द्वितीय उपशम में जा रहा है तो डायरेक्ट शायोपशम वाला ही द्वितीय उपशम में जाता है। शायिक सम्यक दृष्टि भी अगर कोई बन रहा है, भले वो 8th की बात ना करे, शायिक सम्यक भी बन रहा है तुरंत, तो भी क्या है, वो शायोपशमिक वाला जीव ही शायिक सम्यक बनता है। तो शायोपशम तो बहुत जरूरी है, शायोपशम है जरूरी, लेकिन जैसे बोलता है ना कि मतलब पूंजी है, पूंजी आप लगाओगे फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो पूंजी है, इसमें जो सम्यक वेदनी है, सम्यक वेदनी के बाद ही आपको द्वितीय उपशम या फिर शायिक मिलेगा। सम्यक वेदनी अगर आपके नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको द्वितीय उपशम या फिर शायिक सम्यक तो मिल सके, क्योंकि सम्यक वेदनी का उदय होगा तभी आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। सम्यक दृष्टि मतलब कौन सा, शायोपशमी कहलाओगे, उसके उदय के बिना भी सम्यक दृष्टि तो कहलाओगे। बट अगर मिथ्यात्व से कंपेयर करें, त्रिपुंज में से कंपेयर करें, तो ना तो मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है
मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व वेदनी के उदय से होता है, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व के उदय से होता है, और सम्यक वेदनी के उदय से वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो इन तीनों में से सम्यक वेदनी का उदय तो बहुत जरूरी है अगर आपको सम्यक दृष्टि कहलाना है इन तीनों में से। तो ठीक है, अब जब सम्यक वेदनी का उदय आया, अब उस पूंजी आपके पास जो है उसको आप लगाओगे, पहले इन्वेस्ट करोगे, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट ये इस पूंजी को खत्म कर रहा है। बाद में आपको उसके बदले में जो फायदा मिल रहा है वो तो बात है कि उसके बदले में हमको द्वितीय उपशम शायिक का फायदा मिल गया, पर उस पूंजी को लगाना पड़ेगा। सम्यक वेदनी का क्या करना पड़ेगा? सम्यक वेदनी के सहारे आप सेवंथ में जाओगे, सेवंथ के बाद आपको उसी को दांव पे लगा के, जब वो नहीं रहेगा उसका उदय, उसी को दांव पे लगा के आप द्वितीय उपशम और शायिक की प्राप्ति करोगे। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा शयोपशम? तो इसका रीजन ये है कि सम्यक वेदनी का क्या होता है, शयोपशम सम्यक्त्व में उदय रहता है, बराबर। शयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक वेदनी का उदय रहता है, और ऐसे सम्यक वेदनी के उदय के मतलब, ठीक है, एक बार समझो कि शयोपशमिक सम्यक दृष्टि के सम्यक वेदनी का उदय रहता है। अब हमने क्या बोला, द्वितीय उपशम और शायिक वाला योग्यता क्या होनी चाहिए? A4 का क्या किया हो? A4 सत्ता में नहीं हो, मतलब 24 की सत्ता वाला होना चाहिए। अब 24 की सत्ता के बाद में भी जब द्वितीय उपशम होता है, तो द्वितीय उपशम में जीव क्या करता है? D3 का क्या करता है? D3 का उपशम करता है। और इसमें D3 का क्या करता है? शायिक में क्षय करता है। अब D3 में क्या क्या प्रकृति है? एक तो मिथ्यात्व वेदनी है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है, और तीसरी क्या है? सम्यक वेदनी। ठीक है, तो ये तीन जो प्रकृति है, इनमें से इसका तो उदय वैसे भी नहीं चल रहा था, इसका भी उदय वैसे भी नहीं चल रहा था। उदय किसका चल रहा था? सम्यक वेदनी का उदय चल रहा था। सम्यक वेदनी के उदय, जो जिसका उदय चल रहा था, उसके उदय को हम क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। जब उसके उदय को रोका हमने, उसकी कौन सी अवस्था आई? उपशम की अवस्था आई। तीनों ही प्रकृति की उपशम की अवस्था आई। ऐसी अवस्था हमारे द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहलाती है। और जब मिथ्यात्व वेदनी का सम्यक, ये क्या है? शायिक सम्यक्त्व ना, हाँ, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और फिर सम्यक वेदनी, तीन प्रकृति है हमारे D3 की। तो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने से पहले A4 का क्षय तो जीव ने कर ही दिया था। जब शायिक सम्यक प्राप्त करना है तो वो मिथ्यात्व वेदनी का भी क्षय कर देता है, सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय कर देता है, और वो 22 प्राकृतिक बनता है। और 22 प्राकृतिक बनते हुए भी उसके सम्यक वेदनी का उदय ही रहता है, शयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही रहता है। और जब इसकी भी सत्ता खत्म करता है, इसका भी उदय खत्म हो जाता है। जब इसका भी उदय खत्म हुआ तो शायिक सम्यक्त्वी जीव के D3 का क्षय की अवस्था बोलेंगे। और ये भी क्षय है, ये भी क्षय है, मतलब D7 के क्षय की अवस्था बोली जाती है। तो कंपलसरी बात ये है कि माना कि शायिक सम्यक्त्वी जो है, ठीक है, द्वितीय उपशम तो हम श्रेणी वाला लेते हैं, बट शायिक सम्यक्त्व जो है वो शायिक सम्यक्त्व की अवस्था 4, 5, 6 में भी हो सकती है, 7 में भी हो सकती है। लेकिन अगर हम श्रेणी की बात करें और शपक श्रेणी या फिर उपशमक श्रेणी वाला जीव शायिक सम्यक वेदनी की शायिक वाले के अंदर तो सत्ता ही नहीं है, और द्वितीय उपशम वाले के उसके उदय को रोक दिया गया, मतलब उपशम की अवस्था है। इसीलिए सम्यक वेदनी का दोनों कंडीशन में उदय पॉसिबल नहीं होने से शयोपशमिक सम्यक्त्व 8 गुण स्थान में नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? एक बार बोलिए वापस बोलिए। कितना बोलूं? पूरा शुरू से? नहीं वो क्या नहीं समझ दीदी, नहीं हो गया। आया आपको? बताइए। हाँ क्षयिक आ समय गया आ गया आ गया। हाँ, लास्ट क्यों नहीं बार होता वो वापस एक बार बोलिए ना, डेफिनेशन आवाज थोड़ी कट रही है। रिकॉर्डिंग देखेंगे सबको होगा। लेके चलना है, देखो सबको लेके चलना है। जिनको आ गया है ठीक है, जिनको वापस पूछना है आप पूछिए। आ गया नहीं तो आप ठीक और है, इसका आप डेफिनेशन मतलब एक बार अच्छी बात है बोलिए, कि आ गया। जिनको नहीं आया पूछिए। एक इसको बार ऐसा बोलेंगे डेफिनेशन क्या बोलिए। कि सम्यक एक सम्यक्त वेदनी का एक मिनट सुमित जी, एक मिनट बस। हाँ जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए एक बार। डेफिनेशन एक बार बोलिए। कौन सी डेफिनेशन? वो क्षयिक समय क्यों नहीं आता?
शायिक सम्यक्त्व तो है, हम बात कर रहे थे शायोपशमिक सम्यक्त्व क्यों नहीं होता 8th गुण हाँ स्थान हाँ में। उसकी तो डेफिनेशन। इसीलिए नहीं होता क्योंकि शायोपशमिक सम्यक्त्व में डेफिनेशन क्या कहती है, सम्यक वेदनी का उदय होना चाहिए, और सम्यक हाँ वेदनी का उदय इस अवस्था, दोनों अवस्थाओं में पॉसिबल नहीं है। इसमें उसका उपशम रहता है, इसमें उसकी सत्ता ही नहीं रहती, तो उदय कैसे होगा। हाँ ठीक। इसीलिए 8th गुण स्थान में सम्यक वेदनी का उदय नहीं होने से शायोपशम सम्यक्त्व नहीं होता। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अभी कोई कुछ पूछ रहे थे। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि सम्यक्त वेदनी का उपशम या क्षय होने के कारण क्षयोपशमिक सम्यकत्व नहीं रहता? सम्यक वेदनी का उपशम या क्षय होने के कारण क्षयोपशमी, हाँ बात वही है। उदय नहीं होना मतलब दो अवस्थाएं हैं, या तो क्षय हो गया या फिर उपशम की अवस्था है। ऐसा भी बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वही बात वही है, मतलब आशय वही रहेगा। ठीक है। अब जैसे हमने 8 गुण स्थान की बात करी, वैसे ही श्रेणीवर्ती तीनों गुण स्थान के साथ रहता है। 8th हो, 9th हो या 10th हो, तीनों गुण स्थान में द्वितीयोपशम या शायिक ही द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी या शायिक सम्यक्त्वी जीव ही क्या करता है, श्रेणी का आरोहण करता है। 8, 9, 10 रहता है, और उनमें सम्यक वेदनी का उदय भी नहीं होने से। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव में सम्यक वेदनी का उदय हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं अभी नहीं हमने देखा उपशम की अवस्था है। नहीं तो क्या उपशम हम है। कहेंगे कि ये श्रेणी वाले ही गुण स्थान में होगा, श्रेणी वाले गुण स्थान में होगा, ये हम कहेंगे, पर इन्हीं गुण स्थानों में होगा, ऐसा है क्या? नहीं देखो, मेरा समझाने का क्या आशय है, 6th और 7th गुण स्थान में भी, या फिर 4th 5th 6th 7th सबकी बात कर ले, 4th 5th 6th 7th गुण स्थान में भी सम्यक वेदनी का उदय हो सकता है, लेकिन उन गुण स्थानों में द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव भी होते हैं, और उनमें हम क्या बोलेंगे, सम्यक वेदनी का उदय नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सम्यक वेदनी का उदय नहीं होगा, पर बिल्कुल भी नहीं होगा, वैसा जीव ही नहीं पाया जाएगा। इन गुण स्थानों में ऐसे जीव पाए जा सकते हैं जिनका सम्यक वेदनी का उदय हो, लेकिन द्वितीयोपशम वाला है तो उसके उदय नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूं मैं? ये ध्यान में रखना, द्वितीयोपशम को सम्यक वेदनी के उदय से कैसे रिलेट करना, कि द्वितीयोपशम की अवस्था में सम्यक वेदनी का उदय नहीं होगा, और जो शरी है कि सम्यक वेदनी का उदय नहीं रहता। ठीक है। हम्म अभी नहीं 11th ये गुण स्थान, चौथा पांचवा छठे सातवें में जो आपने बताया ना कि सम्यक वेदनीय का रह सकता है, वो एक चौथे बार पांचवे वापस छठे बोलेंगे? सातवें में ये जो गुण स्थान है, इनमें ऐसे जीव पाए जा सकते हैं जिनमें सम्यक वेदनी का उदय है, पर ऐसे भी जीव पाए जा सकते हैं जिनमें द्वितीयोपशम है, मतलब सम्यक वेदनी का उदय नहीं है। वैसे ही शायिक की भी बात होती है कि शायिक है मतलब क्षय हो चुका है, लेकिन द्वितीयोपशम नहीं, मतलब द्वितीयोपशम में सम्यक वेदनी का उदय नहीं होता, पर उन गुण स्थानों में सम्यक वेदनी के उदय वाले, मतलब ऐसा बोलने का आशय मेरा कि मान लो दो जीव हैं, एक दोनों जीव 5th गुण स्थान में है। दो श्रावक, अगर हम बात करें दो श्रावकों में, मान लो दोनों ही श्रावक, हरि श्रावक की बात करें, दोनों ही गुण स्थान, दोनों ही 5th गुण स्थान में है, एक जीव में तो सम्यक वेदनी का उदय हो रहा है और दूसरे जीव में सम्यक वेदनी का उदय नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है, है हो ये सकता है। कुछ। जिसमें उदय है वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, जिसमें हाँ उदय नहीं है वो द्वितीयोपशम भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता है। हम्म मान सकते हैं कि उसके सत्ता का ही क्षय हो गया तो वो शायिक होगा, उपशम की अवस्था है तो द्वितीयोपशम, पर उदय नहीं है। समझ आया? ऐसे आप जितना पढ़ते जाएंगे ना, उतनी अनुप्रेक्षा निकलती जाएगी। कि अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि 4th गुण स्थान में दो जीव हैं, तो दोनों जीव में क्या दोनों के ही सम्यक वेदनी का उदय नहीं होगा? तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक का उदय हो एक का नहीं हो? बिल्कुल है पॉसिबल है। पॉसिबल। ठीक है। अब हम देखते हैं 11th गुण स्थान। उपशम श्रेणी वर्ती जो जीव होता है 11th गुण स्थान तक जाता है मैक्सिमम, और उपशम श्रेणी वर्ती जीव कौन कौन हो सकते हैं? द्वितीयोपशम सम्यक वाले भी हो सकते हैं, शायिक सम्यक वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। 12th गुण स्थान में देखो यहाँ इन्होंने ना अलग अलग करके दे दिया है कि अगर उपशमक श्रेणी वाला है तो द्वितीयोपशम और शायिक दोनों हो सकते हैं, शपक श्रेणी वाले 8, 9, 10 वाले हैं तो ओनली शायिक सम्यक तो होगा। ठीक है। अब शपक श्रेणी वाला जीव 10th के बाद किस में जाता है? 12th में जाता है।
12, 12th में 13, 14 सब में उसके शायिक सम्यक्त्व ही होगा। ठीक है, ये सम्यक्त्व की अवस्थाएं हो गई हमारे। तो ये सम्यक्त्व द्वार भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में अंतर्द्वार देखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। समय यात्रा। जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र।